बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड रिड्यूस्ड सिलेबस 9 मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का कौन सा टॉपिक है? फोर्स एंड मोशन इस चैप्टर का नाम है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये फर्स्ट लॉ जो है, ये 3 लॉज हैं। जो तफसीलात मैं आपको ये बता दूं, जो मैं फर्स्ट लॉ के अंदर बता रहा हूँ ना आप लोगों को, जो तफसीलात डिटेल के साथ पूरी पिक्चर आपके सामने खोल के रख रहा हूँ, ये फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के अंदर मैं डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन सिंपल सी करके उसको बता दूंगा। अगर तो आपने ये लॉ मिस कर दिया तो आपको आगे 2 लॉज जो हैं उनमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि आपने ज़िंदगी में कभी सुनी ही नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप ये बातें। चैलेंजिंग कह रहा हूँ जी, बिल्कुल चैलेंजिंग, पहले सुनी ही नहीं। ये हमारी अर्थ है, दोबारा हम अर्थ से बाहर निकलेंगे ही नहीं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है, ठीक हो गया। और क्या क्या है? प्लैनेट्स हैं दूसरे। ये हमारी अर्थ भी हरकत में है, मोशन। दूसरे प्लैनेट्स मोशन में हैं। अर्थ का एक मून है, दूसरे प्लैनेट्स के किसी के 2 मून हैं, जैसे कि मार्स है और जुपिटर है, सैटर्न है। इनके अलग अलग मून्स हैं, 16 मून हैं, 22 मून हैं, 50 मून हैं। ये सारे प्लैनेट्स अर्थ समेत, अपने मून समेत, सूरज के गिर्द मोशन में है। किस में है? मोशन में है, हरकत में है। अच्छा, क्या ये रुका हुआ है सन? नहीं, ये भी नहीं रुका हुआ, ये भी हरकत में है। आपको जो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ हूँ मैं इस अर्थ पे हूँ। ये बोर्ड भी उस अर्थ पे है। समझ आ रही है बात? अब ये सारी चीज़ें आपको हरकत में नज़र आ रही हैं। ये अर्थ, ये सन जो है, ये भी हरकत में है। अब इससे आगे चलते हैं। क्या ये अकेला सन है हमारे पास? नहीं, इसके साथ एक और सन आगे भी है, ठीक है। दूसरे सन को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लें। जो स्टार हैं, रात हो गई अब, तो आपको आसमान पर स्टार्स नज़र आए वाइट कलर के। ये स्टार, ये स्टार, ये डॉट 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 जो बने हुए हैं, ये सब स्टार्स जो आपको रात में नज़र आ रहे हैं, आप इनको स्टार कहते हैं। आगे सुन लीजिए, ये सन भी एक स्टार है। तो इसका मतलब हुआ स्टार जो है वो 2 किस्मों के हो गए। एक वो जो कि ऐसे सन जैसे हैं, ठीक है, जिनमें बर्निंग हो रही है मुस्तकिल, करोड़ों अरबों सालों से अभी तक हो ही रही है। ये स्टार जो है वो बर्न कर रहा है, जल रहा है, जिसकी वजह से इसमें से रोशनी निकल रही है, अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स पे जा रही है, जिसको हम सूरज की रोशनी कहते हैं। अब ये जो हमारा दूसरा स्टार है, ये भी स्टार है, ये दूसरा स्टार है, ये भी, ये इस तरह की लाइट नहीं दे रहा, ठीक है, इस तरह की बर्निंग इस पर नहीं हो रही। अब इस सन के साथ, यानी अब ध्यान रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये स्टार है, ये भी स्टार्स हैं, ये बर्न नहीं कर रहे, ये स्टार बर्न कर रहा है, तो जिसको हम सन कहते हैं। तो ये जो स्टार बर्न कर रहा है, क्या ये अकेला स्टार है? नहीं, इसके साथ एक स्टार और है ऐसा, वो भी बर्न कर रहा है। अब मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो एक सूरज और है। वो जो सूरज है बराबर में, हो सकता है हमारे तो 8 प्लैनेट्स हैं जिनको हम कहते हैं, प्लूटो पहले था, 1930 में उसको डिस्कवर किया गया था, 2007 में उसको, अभी भी मौजूद है वो, लेकिन उसको प्लैनेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए निकाल दिया गया। आगे चलते हैं तो इसके साथ एक सन और है, फिर एक सन और है, फिर एक सन और है, फिर एक सन और है। ये करोड़ों सन एक जगह पर मौजूद हैं। याद रहे, ये जो करोड़ों सन हैं, ये वो स्टार हैं जो कि बर्न कर रहे हैं, जल रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ वो स्टार भी हैं जो कि हमें रात में नजर आते हैं, जो बर्न नहीं कर रहे। इन बर्निंग स्टार्स का, जिनको सन कहते हैं, हो सकता है बराबर वाले सन के साथ 50 प्लैनेट हों, हो सकता है उसके बराबर वाले, अभी तक की जो हमारी महदूद मालूमात हैं वो बता रहा हूँ, और बराबर वाले सन के पास जो है वो 200 प्लैनेट्स हों उनके। अब प्लैनेट्स हैं तो उनके अपने अपने मून भी होंगे,
समझ में आ रही है बात? अजीब सा आपका जहन उलझ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप। सुनिए तफसीलात, अगर समझ में नहीं आई वीडियो बैक कीजिए, दोबारा सुनिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तो बात बाद में करेंगे, पहले ज़रा इस पिक्चर को समझिए। ये एक जगह पर जो ढेर है, ये ढेर जो है, ये जो क्लस्टर है, क्लस्टर का मतलब होता है हुजूम। ये जो हुजूम लगा हुआ है, ये जो ढेर जो लगा हुआ है, किनका? दो तरह के स्टार्स का। एक स्टार वो जो कि सन कहलाते हैं, दूसरे स्टार वो जो कि सन नहीं कहलाते, वो बर्न नहीं कर रहे। इनका जो ढेर है दो किस्म के स्टार्स का, इसको गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। उर्दू में इसको कहा जाता है कहकशां। कहकशां, ये बच्चियों का नाम भी रखा जाता है कहकशां। समझ में आ गई बात? तो ये एक ढेर जो है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो है, जिसमें दो किस्म के स्टार्स आ गए, एक गैलेक्सी हो गई। आप यकीन करेंगे कि इसी गैलेक्सी, इसी कहकशां के साथ एक और गैलेक्सी मौजूद है। ध्यान से सुनिएगा, मैं गैलेक्सी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। गैलेक्सी क्लस्टर है स्टार्स का, और दो तरह के स्टार्स का। और ये दूसरी गैलेक्सी हो गई, उसमें भी क्लस्टर है स्टार्स का। फिर तीसरी गैलेक्सी हो गई, चौथी गैलेक्सी हो गई, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं गैलेक्सी, और इसी तरह करोड़ों गैलेक्सीज जो हैं वो एक जगह पर मौजूद हैं। कितनी? करोड़ों। एक गैलेक्सी के अंदर करोड़ों स्टार्स हैं, जो दो तरह के हैं। एक वो जो बर्न कर रहे हैं, दूसरे वो जो बर्न नहीं कर रहे। जो बर्निंग स्टार्स हैं उनके प्लैनेट्स हैं अपने अपने मुख्तलिफ तादाद में। अब गैलेक्सीज कितनी है? करोड़ों। हर गैलेक्सी के अंदर स्टार्स कितने हैं? करोड़ों। स्टार्स की कितनी टाइप हो गई? दो टाइप हो गई। हमारा सन जो है यकीनन वो भी किसी गैलेक्सी में है, ठीक है? हमारा सन जो है, जो हमें नजर आता है, वो भी किसी गैलेक्सी में है। जिस गैलेक्सी में हमारा सन है उसको कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे। इसको उर्दू में कहा जाता है सुरैया। समझ आ गई बात? अब ये हमारी गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी में हमारा सन है, और भी सन है, करोड़ों सन और मौजूद हैं, करोड़ों स्टार्स और मौजूद हैं हमारी गैलेक्सी में। फिर उसके बाद एक और गैलेक्सी आ जाती है, और गैलेक्सी। ये करोड़ों गैलेक्सीज मिलती हैं जब, तो इनसे क्या बनता है पता है आपको? इनसे बनती है पूरी यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स, इसको उर्दू में कहा जाता है कायनात। क्या कहते हैं? कायनात। आपको समझ में आया? कायनात जो है वो हमारी, या पूरी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। इसके ऊपर एक शेर अर्ज है, बड़ा एक मशहूर अच्छा शेर है। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मतलब आपकी सोच से बाहर है ये बात। आप हैरान है इस चीज को देख के कि ये चक्कर क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि सर हमें कोई कहानियां सुना रहे हैं? कोई कहानी नहीं सुना रहा भैया, आपको रियलिटीज बता रहा हूं, ये हकीकत बता रहा हूं आपको। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और इन्हीं करोड़ों गैलेक्सीज में से हमारी गैलेक्सी आती है, जिसके अंदर करोड़ों स्टार्स हैं, और उनमें से हमारा स्टार आता है सन, और उसके साथ हमारी अर्थ आती है। और उस अर्थ पे खड़ा हुआ इस वक्त मैं आपको ये सब कुछ समझा रहा हूँ। हमें कैसे पता चला इतना दूर सब कुछ? अच्छा, ये तो बाद में बताऊंगा। इस यूनिवर्स में और भी चीज़ें आ जाती हैं। और क्या क्या हैं? ब्लैक होल्स हैं, वर्म होल्स हैं, वाइट होल्स हैं। इनकी तफसीलात तो फिर कभी बता दूंगा आपको, ये भी मौजूद हैं। इसके अलावा, इन स्टार्स के अलावा ढेरों ढेर बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थर। ये पत्थर क्या होते हैं? स्टार अपनी उम्र पूरी करने के बाद, एक इसकी एज आती है, ये फट जाता है, और इसके टुकड़े पूरी कायनात में बिखर जाते हैं, स्पेस में, खला में बिखर जाते हैं। समझ आ गई बात? और इसी तरह इनके बिखरे हुए टुकड़े, बड़े बड़े पत्थर, कभी कभी हमारी अर्थ की तरफ आ जाते हैं। हमारी अर्थ की तरफ, ये हमारी अर्थ मैंने बताया था, ये अर्थ, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक नजर ना आने वाला पूरा स्फेयर है। किसका? एयर का। अगर आप अर्थ से हाइट पे जाएं तो एक ऊंचाई ऐसी आएगी जहां पर एंड हो जाएगा। आपको पता है ना, ऊंचाई पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने का मतलब एयर का कम होना।
और इतनी ऊंचाई पे जाएंगे जब वहाँ पर एयर होगी ही नहीं, स्पेस शुरू हो जाएगा, खला शुरू हो जाएगी। तो कोई दूसरा पत्थर जब इसके अंदर आता है और आने के बाद इन होता है हमारे इस स्फेयर के अंदर जिसमें एयर मौजूद है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स से रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है, जिसको आप टूटता तारा कहते हैं। कभी आसमान पे देखिएगा ऐसे क्रॉस में आपको एक जो है ना लंबी जलती हुई लकीर नज़र आ रही होगी, उसको टूटता तारा कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो वो टूटते तारा इसी को कहते हैं। ठीक हो गया? ये इन्फॉर्मेशन सारी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, वजह क्या है? सिर्फ एक बात समझाने के लिए, इस वर्ड को, हमारी इस पूरी कायनात के अंदर, अब मैं ये सब मिटा के अब ज़रा आपको ये बात बताऊँ, ये मिटा दूँ। अब मैं पूरी कायनात की बात कर रहा हूँ, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, ज़रा समझिएगा इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को बार बार देखें, बैक करके मेरी बात दोबारा एक एक लफ्ज़ ज़रा ध्यान से सुने, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हमारी, अब मैं अर्थ नहीं बना रहा, अब मैं पूरी यूनिवर्स बना रहा हूँ। ये यूनिवर्स बना दी मैंने, यूनिवर्स। अब जब मैं बात कर चुका हूँ कि यूनिवर्स के अंदर क्या है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस स्टार्स हैं जो कि 2 तरह के हैं, और उन स्टार्स के साथ प्लैनेट्स भी हैं, मून भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, और पत्थर भी हैं बड़े बड़े टूटे हुए सितारों के, वो भी एक गैलेक्सी के अंदर पड़े हुए हैं। और उन्हीं करोड़ों अरबों सितारों में से हमारा सितारा सूरज भी है, और उसके साथ हमारी अर्थ भी मौजूद है। ये सब किस हालत में है? स्टेट, किस हालत में है? स्टेट मतलब हालत, किस हालत में है? ये सब हालत हरकत में है, इन अ स्टेट ऑफ मोशन, ये हालत हरकत में है। अर्थ जो है हमारी सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। सन जो है वो दूसरे सन्स और स्टार्स के साथ जिस गैलेक्सी के अंदर ये मौजूद है, वो सब अपनी गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, अपनी गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूम रही है, सारे सन्स, सारे स्टार्स, सब। और ये सारी गैलेक्सीज जो हैं इस यूनिवर्स के सेंटर के गिर्द घूम रही हैं, बीच के गिर्द, ये सारी गैलेक्सीज। ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस बताती हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ये मैथमेटिकल इक्वेशंस बताती हैं। ये सब हालत हरकत में है। आपको पता चला कि आखिर इस वर्ड को इतनी अहमियत क्यों दी गई है। लेकिन उसी यूनिवर्स के अंदर हम भी तो मौजूद हैं, ये बोर्ड भी तो मौजूद है, ये तो हरकत में नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर ये मार्कर जो है वो अभी हरकत में नहीं है, लेकिन अब क्या अब भी मार्कर हरकत में नहीं है? आप कहेंगे सर मार्कर हाँ अब हरकत में है। क्यों? क्योंकि आपका हाथ हरकत में है, आपका हाथ हरकत में है, इसलिए ये मार्कर हरकत में है। समझ में आ रही है बात? यही सिचुएशन हमारी अर्थ की है कि जो चीज़ें यहाँ पर आपको स्टिल नज़र आ रही हैं, रेस्ट में नज़र आ रही हैं। मोशन का अपोजिट वर्ड क्या है? रेस्ट, यानी कि हालत सुकून, हरकत ना करना। तो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं रेस्ट में, वो भी असल में हरकत में ही हैं, इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, अब अगला सवाल, अब इसकी तरफ अब अगला सवाल। ये कुछ चीज़ें हरकत में हैं और कुछ चीज़ें हरकत में नहीं हैं इनडायरेक्टली। इसके पीछे वजह क्या है? रीज़न क्यों आखिर कुछ चीज़ें हरकत में हैं? देखें, वजह बता रहा हूँ क्यों कुछ चीज़ें हरकत में हैं, क्यों कुछ चीज़ें रेस्ट में हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, ये फोर्सेस। जी, ये फोर्सेस। कोई बॉडी अगर हरकत में है तो उसकी वजह भी फोर्सेस हैं, और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी वजह भी फोर्सेस हैं। जो हरकत में है कोई बॉडी, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये सिंपल सी एग्जांपल दे दूं, ये मार्कर है, ये मार्कर अभी यहाँ नज़र आ रहा है आपको, अब यहाँ नज़र आ रहा है आपको, आ रहा, यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, फिर यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, ये हरकत में है ना, फोर्स की वजह से। इस पर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ, अपनी फोर्स लगा रहा हूँ। मेरी बॉडी में एनर्जी है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके मैं फोर्स लगा सकता हूँ, तो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, और ये यहाँ से यहाँ
हरकत में है। चले, हरकत वाली मिसाल तो बिल्कुल समझ में आ गई कि फोर्स की वजह से कोई चीज़ें सारी की सारी पूरी यूनिवर्स में हरकत में है। एक बात तो क्लियर हो गई। रेस्ट वाली बात समझ में नहीं आई। ये अगर रेस्ट में है, हरकत नहीं कर रही, तो वो भी फोर्सेस की वजह से। ये इंटरेस्टिंग बात है। इसकी मिसाल देने के लिए मैं आपको एक चीज़ देता हूँ। ये रस्सा है, ठीक है, और यहाँ पर खींच रहे हैं इस रस्से को इस डायरेक्शन में। यहाँ पर भी लोग हैं, ये खींच रहे हैं इस रस्से को इस डायरेक्शन में, इस रॉप को, ठीक है भाई। कभी तो ये रॉप जो है वो आगे चले जाता है, ये इसका मिड पॉइंट है। कभी तो ये रॉप जो है, इसको टग ऑफ वार कहते हैं, कभी तो ये रॉप जो है खिंच के इस साइड पे आगे चले, ये लोग खींच लेते हैं इस रॉप को और ये पार्टी थोड़ी सी आगे चली जाती है। कभी ये पार्टी जो है वो फिर और जोर लगाती है तो इस पार्टी को आगे ले आती है। इसका मतलब ये रस्सा जो है वो रॉप कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है? फोर्स की वजह से। फोर्स कंपेल कर रही है, हरकत हो रही है ना रस्से की, इसकी वजह से ये लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब एक ऐसा लम्हा आता है जब ये भी थकने लगते हैं, ये भी थकने लगते हैं। वो रोप जो है वो कभी इधर जा रही थी, इधर जा रही थी, अब वो रुक गई बीच में, ये रुक गई, ये रुक गई। तो ये जो रुक गई है रोप, ये किस पोजीशन में आ गई है? ये रेस्ट की पोजीशन में आ गई ना, रेस्ट की पोजीशन में, बिल्कुल इस मार्कर की तरह जैसे ये रखा हुआ आपके सामने, रेस्ट पोजीशन में। ऐसे ये रोप, ये रस्सा भी रेस्ट पोजीशन में आ गया। लेकिन किस वजह से ये रेस्ट पोजीशन में आया, ज़रा गौर कीजिए। जब ये भी फोर्स लगा रहा है और ये पार्टी भी फोर्स लगा रही है। आप कहें ये रस्सा तो हिल ही नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई फोर्स लगी नहीं रही, तो ये जो पार्टी है और ये जो पार्टी है, ये तो आपकी जान को आ जाएगी। ये बोलेगी हम इतना ज़ोर लगा रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं हम इतना ज़ोर लगा रहे हैं, जितनी फोर्स ये पार्टी लगा रही है उतनी फोर्स ये पार्टी लगा रही है। इस वजह से ये रस्सा, ये रोप जो है वो स्टिल पोजीशन में आ गया है। साबित कर दिया मैंने कि जिस तरह ये रोप रेस्ट पोजीशन में है तो फोर्सेस की वजह से ही है। ठीक हो गया। और हरकत जब कर रही थी, ये रस्सा हरकत जब कर रहा था, तब भी जो है वो ये रस्सा जो है वो फोर्स की वजह से ही था। तो जितनी चीज़ें आपको रेस्ट में नज़र आ रही हैं, मैंने साबित कर दिया, वो फोर्सेस की वजह से ही नज़र आ रही हैं। बात क्लियर हो गई रेस्ट और मोशन की। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये कायनात बनाई किसने, यूनिवर्स बनाई किसने, जिसमें कुछ चीज़ें तो रेस्ट में हैं, वो फोर्सेस की वजह से हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हरकत में हैं, वो फोर्सेस की वजह से हैं। तो उसके पीछे बनाने वाला कौन है? ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह ताला ने तख्लीक किया इस पूरी कायनात को। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को, ये पूरी यूनिवर्स को तख्लीक किया। इसमें कुछ चीज़ों को जो है वो मोशन में रख दिया और कुछ चीज़ों को जो है वो रेस्ट में रख दिया। जैसे हमारी ज़मीन पर चीज़ें मौजूद हैं और दूसरे प्लैनेट्स पे भी, और इसमें भी फोर्सेस को रख दिया जो हरकत में रख रही हैं चीज़ों को, और इसमें भी फोर्सेस को रख दिया जो रेस्ट में रख रही हैं चीज़ों को। समझ में आ गई बात? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको यही बताता है, आसान सा, टू द पॉइंट और आसान सा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं। अल्लाह ताला ने जब इन चीज़ों को तख्लीक किया तो जिन चीज़ों को रेस्ट में रखा है और उससे रिलेटेड जो फोर्सेस लगाई हैं, और जिन चीज़ों को हरकत में रखा है और उससे रिलेटेड फोर्सेस की जो ड्यूटी लगाई है, अगर आप इंसान में, आप में, हम सब, हम इंसान हैं ना, अगर हम इसकी हरकत को डिस्टर्ब करना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर एक बॉडी हरकत कर रही है, उसकी रफ्तार, हमारी अर्थ की रफ्तार तकरीबन, हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द हरकत कर रही है 1,10,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। 1,10,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारी अर्थ हरकत कर रही है सन के गिर्द। देखें भाई, गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो माफ़ कर दीजिएगा, मुझे यही याद पड़ रहा है। वैसे आप गूगल कर लें एग्जैक्ट क्या हरकत है। अर्थ की दो हरकतें हैं, रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। मैं रिवॉल्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये जो हरकत है, अगर आप इस हरकत अर्थ की जो ये हरकत है, अगर आप इसको रोकना चाहेंगे, या तो आप इसकी रफ्तार को अर्थ की बढ़ाना चाहेंगे, प्लस इसकी रफ्तार को बढ़ाना चाहेंगे, या इसकी रफ्तार को कम करना चाहेंगे, तो क्या होगा पता है? सिर्फ यही नहीं किया अल्लाह ताला ने कि अर्थ को और इन सब को हरकत में रखा और फोर्सेस को रखा। अगर आप इस अर्थ की रफ्तार बढ़ाएंगे, इस अर्थ की रफ्तार को कम करने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको भी फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करेंगे आप, इसको स्लो करने के लिए भी, इसको हरकत देने के लिए भी। बात समझ आ रही है बात? और जैसे ही आप ऐसा काम करेंगे कि इसकी इस जो ऑलरेडी इसको असाइंड हरकत दी गई है और उसमें जो फोर्सेस दी गई हैं जो इसको इस हरकत में रख रही हैं, आप उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला ने इसका भी इंतज़ाम कर रखा है कि आप वक्ती तौर पर शायद कामयाब हो जाएं। आप इसकी रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा कर दें या थोड़ी सी कमी कर दें, थोड़ी ही देर बाद आप पीछे हट जाएं, ये दोबारा अर्थ अपने उसी मोशन में आ जाएगी, उसी रफ्तार में आ जाएगी। ये फोर्सेस दोबारा इसको अपनी उसी स्टेट में ले आएंगे जिस स्टेट में, जिस रफ्तार में, जिस मोशन में इनकी तख्लीक हुई है, इनकी क्रिएशन हुई है। समझ आ गई बात? और इसी तरह वो चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, उनकी तख्लीक हुई है। ज़मीन के ऊपर अब चलते हैं, पहाड़ हैं, ये हैं, वो हैं, इनकी तख्लीक हुई है ज़मीन के ऊपर। ये रेस्ट पोजीशन में है, यहाँ पर भी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। आप इनकी रेस्ट पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं। ये एक माउंटेन है, आप इसकी रेस्ट पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, इसको हरकत देने की कोशिश करते हैं, आप इसको हरकत दे भी लेते हैं, लेकिन क्या होगा? जैसे ही आप इसको हरकत दे के पीछे हटेंगे, ये दोबारा अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। इसको रेस्ट पोजीशन में पहले रखा हुआ था फोर्सेस ने, और जब इसको आपने हरकत दी अपनी फोर्स लगा के, तो ये रेस्ट पोजीशन से थोड़ा पहाड़ हरकत में आ गया। लेकिन जैसे ही आप हटेंगे, दोबारा यही फोर्सेस क्या करेंगी? इसको पहले वाली पोजीशन में ले आएंगी। वजह क्या है? ये अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर रखा है कि चीज़ें जो हालत हरकत में हैं वो हालत हरकत में ही रहें, और जो रेस्ट पोजीशन में हैं, हालत सुकून में हैं, वो हालत सुकून में ही रहें। क्यों? ताकि पूरी यूनिवर्स का निज़ाम चलता रहे। हम इससे छेड़छाड़ करेंगे तो इसका नतीजा बड़ा भयानक निकलेगा, बहुत ख़तरनाक, ड्रेस्टिक, तबाहकुन। और हम नेचर से जो थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, ये उसी के नतीजे निकल रहे हैं। जो साला ये इतने फ्लड्स आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम जो है वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। वजह क्या है? कि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, तो नेचर में जो फोर्सेस हैं वो दोबारा अपना काम करके चीज़ों को अपनी जगह पर ले आती हैं, लेकिन उसके कुछ असरात मुरतब हो जाते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, जो तबाहकुन होते हैं, जो नुकसानदेह होते हैं। सुनामी का आना, इनका आना, इन सारी चीज़ों का आना, ये उसकी वजह यही है कि हमने उन सिस्टम को डिस्टर्ब किया, फोर्सेस ने अपना काम शुरू किया, दोबारा उस सिस्टम को बैक किया, और दोबारा उस सिस्टम को बैक करने के लिए क्या हुआ? बैक करने के लिए सुनामी आए, सैलाब आए, अर्थक्वेक्स आए। ये वजह है। तो नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हालत हरकत में रखा है उनको हालत हरकत में रहने दें, जो हालत सुकून में है उनको हालत सुकून में रहने दें। इसी को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सिर्फ यही बात करता है कि एवरीबडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ट्राइज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का उसने एक वर्ड और इस्तेमाल किया, यूनिफॉर्म। ऐसी हरकत जिसकी रफ्तार ना तो बढ़े ना कम हो, बल्कि सेम रफ्तार हो। समझ में आ रही है बात आपको? इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, जिसमें न्यूटन क्या कहता है कि जो चीज़ हालत हरकत में वो हालत हरकत में रहेगी, जो चीज़ रेस्ट पोजीशन में वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट न करे। अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है यहाँ पर? अनबैलेंस्ड फोर्स, ये वही अनबैलेंस्ड फोर्स वही है जो कि आप लगा रहे हैं उन फोर्सेस के मुकाबले में उस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए। जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना, ये है वो अनबैलेंस्ड फोर्स। बात समझ में आई? तो न्यूटन यही कहता है क्या हर चीज़ कायनात के अंदर,
हालत, वो हरकत में है तो हरकत में रहना चाहती है, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और वो वैसी ही रहेगी जब तक आप कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर न लगाएं। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और इसी का जो है वो एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। याद रहे कि इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, भाई मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं ना, पूरी यूनिवर्स को बता दिया आपको। चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, जो कुछ भी हैं, सबके सब मैटर हैं, सबके सब मैटर हैं। तो ये इनर्शिया क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है कि मैटर अपने आप को जो उसकी स्टेट होती है, मैटर की स्टेट अगर हरकत में होगी तो वो हरकत में रखना चाहेगा मैटर, अगर वो रेस्ट में होगी मैटर की स्टेट तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा मैटर, और इसके बैक पर वो फोर्सेस ही इन्वॉल्व हैं। यही लॉ ऑफ इनर्शिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बता दिया है। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में इतनी तफसीलात नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सेकंड लॉ में तो डेरिवेशन करेंगे। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।